गेम चेंजर में आपका स्वागत है। आज हम द माउंटेन इज यू किताब के बारे में बात करेंगे, जिसे लिखा है ब्रियाना वीस्ट ने। हम अपनी जिंदगी में अक्सर महसूस करते हैं कि कुछ चीजें हमारे रास्ते में आती हैं, हमारे लक्ष्य, हमारी खुशियां या हमारी शांति की ओर जाने में। कई बार ऐसा लगता है जैसे हम किसी दीवार या पहाड़ से रुक गए हैं। ये पहाड़ कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। ये किताब इस बात को समझाने का प्रयास करता है कि हम खुद अपने रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। हम अपनी आदतों, डर और पुराने अनुभवों से अपने आगे बढ़ने के रास्ते में बाधाएं डालते हैं। हम अक्सर नहीं समझ पाते कि जिस पहाड़ को हम पार नहीं कर पा रहे, वह हमारी सेल्फ काइंडनेस, फियर और डाउट का परिणाम होता है। जब हम कहते हैं वो मेरा रास्ता रोक रहा है, तो अक्सर हम बाहरी परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन असल में जो सबसे बड़ी रुकावट हमें दिखती है वो हमारे अंदर ही होती है। आपका डर, आपका आत्मसंवेदन और आपकी खुद की आदतें वह पहाड़ हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। अक्सर जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आत्मसंवेदना और संदेह की वजह से हम अपने डर का सामना नहीं कर पाते। ये डर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम सक्षम नहीं हैं, और हम अक्सर खुद से यह सवाल पूछते हैं, क्या मैं सच में यह कर सकता हूँ? वहीं असली चुनौती शुरू होती है। आप वही पहाड़ हैं का मतलब है कि जब आप अपनी रुकावटों का सामना करते हैं तो आपको समझना होगा कि असल में वह रुकावटें आपके भीतर ही होती हैं। जब आप इन्हें पहचानते हैं तब आप इनसे पार भी पा सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि बाहरी दुनिया से आने वाली चुनौतियां हमें रोकती हैं, लेकिन असल में हम भीतर से खुद ही रुक जाते हैं। हमारी खुद की आदतें, हमारा डर और हमारे पुराने अनुभव हमें अंदर से रोकते हैं। जब हम अपने विरोध का सामना करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि हम अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने से डरते हैं। समझिए, अगर आप खुद को किसी गलत आदत में जकड़े हुए पाते हैं तो वह आदत आपको डर देती है। आप सोचते हैं कि इसे बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या आप जानते हैं, आपकी आदतें वही पहाड़ हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अब सवाल यह आता है कि अगर यह पहाड़ हम खुद हैं तो इसे पार कैसे करें? पहला कदम है अपने डर का सामना करना। जब भी हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें यह समझना चाहिए कि डर सिर्फ एक भ्रम है। इसलिए सबसे पहली चीज यह है कि हमें अपने डर को पहचानना होगा। आपका डर सिर्फ एक मानसिक रुकावट है। एक बार जब आप उसे देख पाएंगे तो आप उससे पार कर सकते हैं। दूसरा कदम है नई आदतें अपनाना। अगर आप सोचते हैं कि आपकी पुरानी आदतें आपको रोक रही हैं, तो नई आदतें अपनाकर आप खुद को बदल सकते हैं। छोटे कदम उठाकर नई दिशा में बढ़ना शुरू करें। हर नया कदम आपको उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने में मदद करेगा। यहाँ यह बात भी समझनी जरूरी है कि कोई भी बदलाव एकदम से नहीं होता। आपको बार बार अपने डर का सामना करना होगा, और जैसे ही आप इस प्रतिरोध से गुजरेंगे, आप पाएंगे कि आप अपनी असली ताकत को पहचान पा रहे हैं। एक और बात यह है कि आपकी यात्रा में कई चुनौतियां आएंगी। आप फिर से अपने डर का सामना करेंगे, लेकिन आपको इनसे भागने की जरूरत नहीं है। ये चुनौतियां आपको और मजबूत बनाएंगी। अगर आप इन चुनौतियों का सामना करते हैं तो यही आपका असली रास्ता है। आत्मविनाश, सेल्फ सैबोटाज तब होता है जब हम अपनी खुद की सफलता को अस्वीकार करते हैं, अपने सपनों को नकारते हैं और अपनी आदतों और सोच से खुद ही अपनी राह में रुकावट डालते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी नए लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं तो अचानक कुछ ऐसा होता है जो आपके रास्ते में आ जाता है? ये कुछ अक्सर हम खुद होते हैं। हम खुद को नकारते हैं, अपनी सोच और आदतों को उस रास्ते में ला खड़ा करते हैं जिससे हम आगे बढ़ सकते थे। यह आत्मविनाश अक्सर हमारी पुरानी सोच, डर और विश्वासों से जुड़ा होता है। जब हमें लगता है कि हम सफलता के काबिल नहीं हैं, तो हम खुद ही अपनी सफलता को रोक लेते हैं। आत्मविनाश का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हम अपने आप को प्यार नहीं करते। हम अपने भीतर के डर और अनिश्चितताओं से भागने की कोशिश करते हैं। जब हमें अपनी सफलता के करीब महसूस होता है तो हमारी अवचेतन डर हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम असफल हो सकते हैं। हमारे भीतर सफलता से डर होता है। हम ये नहीं जानते कि सफल होने के बाद हमारा जीवन कैसा होगा। क्या हमें जिम्मेदारियां अधिक मिलेंगी? क्या हम अपने पुराने दोस्तों से अलग हो जाएंगे? यही डर हमें खुद को रोकने पर मजबूर करता है। बहुत बार हम खुद से यह मानते हैं कि हम इसके लायक नहीं हैं। ये नकारात्मक विश्वास हमारे भीतर गहरे से बैठा होता है, और जब हम किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो ये विश्वास हमें रोक देता है। हम जो करते हैं वो हमारी पुरानी आदतों और विश्वासों के कारण होता है। हम किसी न किसी आदत में फंसे हुए होते हैं जो हमें अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचने देती। ये आदतें हमारे मस्तिष्क में बसी होती हैं और हम उन पर काबू पाने में असफल रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम सेल्फ सैबोटेज को कैसे बदल सकते हैं? आत्मविनाश को तोड़ने के लिए हमें पहले अपनी सोच और आदतों को बदलना होगा। पहला, खुद से प्यार करना सीखें। सबसे पहले हमें अपने आप को प्यार करना और स्वीकार करना सीखना होगा। हमें अपने सकारात्मक गुणों पर ध्यान देना होगा
और अपने डर और नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें चुनौती देनी होगी। हमें यह समझना होगा कि हम सफल होने के पूरी तरह से योग्य हैं। दूसरे, नए विश्वासों का निर्माण करें। हमें अपने नकारात्मक विश्वासों को बदलने की जरूरत है। अगर हम ये मानते हैं कि हम असफल हो सकते हैं, तो हमें अपने दिमाग को यह सिखाना होगा कि हम कभी भी हार नहीं सकते। हमें यह विश्वास करना होगा कि हर असफलता एक सीख है, न कि एक आखिरी परिणाम। 3, अपनी पुरानी आदतों को चुनौती दें। हमारी पुरानी आदतों को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन यह संभव है। हमें नए आदतें और नए तरीके अपनाने होंगे। हमें धीरे धीरे अपने दिनचर्या में छोटे बदलाव लाने होंगे, ताकि हम अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नई राहों पर चल सकें। चौथा, डर से सामना करें। हमारे भीतर का डर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हम उसे सामना करना सीख सकते हैं। जब भी हमें डर लगे, हमें खुद से यह कहना होगा, यह डर केवल एक एहसास है और मैं इसे पार कर सकता हूं। जब हम आत्मविनाश को पहचान लेते हैं और उसे तोड़ने की दिशा में काम करते हैं, तो हम अपने सपनों के करीब पहुंच सकते हैं। हर एक कदम जो हम उठाते हैं, वह हमें अपनी सफलता के और करीब लाता है। हमें यह समझना होगा कि सफलता सिर्फ एक रास्ता नहीं है, यह एक यात्रा है, और इस यात्रा में हमें खुद को हर कदम पर समझना और स्वीकार करना होगा। आत्मविनाश से मुक्ति पाने के बाद हम अपने असली स्वभाव को पहचान सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। हमें अपनी सेल्फ वर्थ को स्वीकार करना होगा और अपने विरोधी सोच से खुद को बाहर निकालना होगा। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। आपने किताबें पढ़ी हैं, वीडियो देखे हैं, सलाह भी ली है, फिर भी आप रुक जाते हैं। क्यों? आप अंदर से जानते हैं कि आपको बदलना चाहिए, लेकिन आप खुद को पीछे खींच लेते हैं। यही है रेजिस्टेंस, विरोध। बदलाव का नहीं, बल्कि उस डिस्कम्फर्ट का जो बदलाव के साथ आता है। रेजिस्टेंस का मतलब है भीतर का डर। डर कि अगर आपने वाकई खुद को बदल लिया तो फिर आप कौन रहेंगे। हम जो बन चुके हैं, हमारी पहचान, हमारे पैटर्न, हमारी आदतें, ये सब एक कंफर्ट जोन बन चुके हैं। और जब कोई चीज़ हमारे उस कंफर्ट को तोड़ती है, तो मस्तिष्क हमें रोकता है। रेजिस्टेंस का मकसद हमें सेफ रखना होता है, लेकिन यह सेफ्टी धीरे धीरे हमें तोड़ देती है। हम बदलाव का विरोध क्यों करते हैं? नए जीवन की अनिश्चितता। जब हम किसी नई राह पर चलना चाहते हैं, तो हमारा दिमाग सबसे पहले पूछता है, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? और यही सवाल हमें वहीं रोक देता है जहां हम हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट। अगर आप बदल जाते हैं, तो आपका पुराना मैं खत्म हो जाएगा, और यह पहचान का टूटना ही सबसे बड़ी रेजिस्टेंस पैदा करता है। गहराई में छुपा डर। क्या आप सफल हो जाएंगे? क्या लोग आपको स्वीकार करेंगे? क्या आप इस बदलाव को निभा पाएंगे? ये सवाल अकेले नहीं होते, ये डर बनकर रेजिस्टेंस को जन्म देते हैं। क्या आप बदलाव की शुरुआत करते हैं और फिर छोड़ देते हैं? क्या आप काम को टालते रहते हैं? क्या आप बार बार खुद को सैबोटाइजिंग हैबिट्स में उलझा पाते हैं? अगर हाँ, तो आप रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन यह सामान्य है। हमें बस इसे समझना है, पकड़ना है और धीरे धीरे उससे आगे बढ़ना है। इस रेजिस्टेंस को तोड़ने का तरीका क्या? 1. जागरूकता। सबसे पहले जरूरी है कि आप पहचानें कि आप रेजिस्ट कर रहे हैं। खुद से पूछिए, क्या मैं डर की वजह से रुका हुआ हूं? 2. इनर डायलॉग बदलें। जब आप खुद से कहते हैं, मुझे डर लग रहा है, तो जवाब दीजिए, डर लगना ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। 3. बदलाव को छोटा करें। एकदम से जायंट लीप मत लीजिए। एक छोटा कदम उठाइए, रोज 1 इंच आगे बढ़िए। 4. नए आप को स्वीकार करें। जो इंसान आप बनना चाहते हैं, उसे अभी से अपनाना शुरू करें। अपने आप से वैसे बात करें जैसे वो इंसान करता है। फेक इट नहीं, फील इट। तभी आपका असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तभी आप उस पर्वत की चोटी की ओर पहला कदम रखते हैं, जो आप ही हैं। याद रखिए, आपका रेजिस्टेंस आपके अंदर के सबसे बड़े बदलाव की निशानी है। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू इंडिकेटर। यह बताता है कि आप किसी ऐसी दिशा में बढ़ रहे हैं जो मायने रखती है। कभी कभी एक छोटी सी बात हमें अंदर तक हिला देती है। कोई शब्द, किसी का लहजा, या फिर एक पुरानी याद। ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ टूट गया हो, जैसे घाव खुल गया हो। यही होता है ट्रिगर। ट्रिगर एक इमोशनल रिएक्शन है, एक पुरानी मेमोरी, ट्रॉमा या अनरिजॉल्व्ड पेन के ऊपर रखा गया एक इनविजिबल बटन। जब कोई उस बटन को छूता है, तो आप रिएक्ट करते हैं, गुस्से में, आंसुओं में, विथड्रॉल में। और सबसे खास बात यह कि ट्रिगर हमेशा बाहर से नहीं आता, वो आपके अंदर ही होता है। किताब कहती है, इफ इट्स हिस्टेरिकल, इट्स हिस्टोरिकल। अगर आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा है, तो वो सिर्फ इस पल की नहीं है, वो इतिहास की है। ट्रिगर्स को समझना हमें यह दिखाता है कि हमारा हीलिंग प्रोसेस कहाँ अधूरा है। ये हमें हमारे इनर वाउंड्स की ओर इशारा करते हैं।
जिन्हें हमने दबा दिया है, भूलने की कोशिश की है, लेकिन जो अब भी जिंदा है। ट्रिगर एक शिक्षक है जो कहता है, यहाँ देखो, यहाँ अब भी दर्द है। अक्सर हम दो तरीके अपनाते हैं, अवॉइडेंस, बचना। हम उन लोगों, जगहों या बातों से दूर भागते हैं जो हमें ट्रिगर करती हैं। लेकिन भागने से दर्द नहीं जाता, वो अंदर ही गहराता है। प्रोजेक्शन, दूसरों पर निकालना। जब हम खुद को नहीं समझते तो अपने गुस्से, डर या दर्द को दूसरों पर फेंकते हैं। हम ब्लेम करते हैं, जज करते हैं, क्योंकि हम अपने अंदर झांकने से डरते हैं। हीलिंग कहाँ से शुरू होती है? ऑब्जर्वेशन, खुद को देखना। जब आप ट्रिगर होते हैं तो खुद से पूछिए, मैंने अभी क्या महसूस किया? ये भावना मुझे पहले कब महसूस हुई थी? कंपैशन, खुद से नरमी। आप जो महसूस कर रहे हैं वो गलत नहीं है। ट्रिगर होना इंसानी है, हीलिंग करना डिवाइन। इसलिए खुद को दोष देने की जगह खुद को समझिए। रिफ्रेमिंग, कहानी को नए नजरिए से देखना। हो सकता है बचपन में आपको रिजेक्शन मिला हो, लेकिन क्या अब भी हर फीडबैक रिजेक्शन है? शायद नहीं। शायद ये ग्रोथ का अवसर है। ट्रिगर वही रास्ता दिखाता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। हर बार जब आप ट्रिगर होते हैं तो यूनिवर्स आपको कह रहा होता है, अब समय आ गया है इस घाव को ठीक करने का। हीलिंग सिर्फ तब होती है जब हम ट्रिगर से भागना बंद करते हैं और उसे समझने लगते हैं। हमारा दर्द हमारे अंदर इतना समय कैसे बिताता है? क्यों कुछ बातें हमें बार बार चोट पहुंचाती हैं? इसका जवाब एक शब्द में है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये सिर्फ ये नहीं कि आप कितने संवेदनशील हैं, ये वो क्षमता है जिससे आप अपनी भावनाओं को समझते हैं, उन्हें संभालते हैं और दूसरों की भावनाओं को भी महसूस कर पाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है दर्द से भागना नहीं, बल्कि उस दर्द की भाषा समझना। जब हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं तो वो कहीं नहीं जाते, वो हमारे डिसीजंस, बिहेवियर और माइंडसेट के नीचे दबे रहते हैं। बुक कहती है, अनफेल्ट इमोशंस डोंट डाई, दे गो डॉर्मेंट एंड वेट। अनछुए भावनाएं मरती नहीं हैं, वो सो जाती हैं और इंतजार करती हैं। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सिखाती है कि फीलिंग्स को महसूस करना कमजोरी नहीं है, वो हीलिंग का पहला कदम है। इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे बनती है? अवेयरनेस, खुद को देखना, अपने अंदर उठते इमोशंस को बिना जज किए ऑब्जर्व करना। जैसे, मैं दुखी हूं क्योंकि मैं रिजेक्टेड महसूस कर रहा हूं। एक्सेप्टेंस, भावना को स्वीकार करना, उसे दबाना नहीं बल्कि जेंटल कहना, हाँ ये है और ये ठीक है। रेगुलेशन, प्रतिक्रिया को चुनना। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं कि आपको गुस्सा नहीं आएगा, इसका मतलब है आप गुस्से में भी रिएक्ट नहीं करेंगे बल्कि वाइजली रिस्पॉन्ड करेंगे। इमोशंस सिग्नल्स की तरह होते हैं। जैसे शरीर में दर्द आपको चोट की जानकारी देता है, वैसे ही इमोशंस आपको ये बताते हैं कि आपकी आत्मा कहाँ थकी हुई है। बुक में कहा गया है, योर इमोशंस आर्ट इन द वे, दे आर द वे। मतलब फीलिंग्स आपको ब्लॉक नहीं कर रही, वो तो रास्ता दिखा रही हैं। कैसे बढ़ाएं इमोशनल इंटेलिजेंस? जर्नलिंग, रोज थोड़ा लिखिए, आज मैंने क्या महसूस किया। मेडिटेशन, अपने विचारों को बिना रोक टोक आते जाते देखना। इमोशनल वोकेबुलरी बढ़ाना, सिर्फ अच्छा या बुरा कहना बंद कीजिए। क्या आप नाराज हैं, निराश हैं, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं? नाम देने से क्लैरिटी मिलती है। जब आप किसी को माफ कर देते हैं, किसी आलोचना को भी सीख में बदल लेते हैं, और जब आप अपना रिएक्शन रोक पाते हैं, तब आप भावनात्मक रूप से वयस्क हो रहे होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का निर्माण एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर बार जब आप खुद से ईमानदारी से मिलते हैं, हर बार जब आप अपने दर्द को सुने बिना भागते नहीं, तब आप स्ट्रॉन्गर बनते हैं। दुनिया को बदलने से पहले हमें खुद से जुड़ना सीखना होगा। हम में से हर कोई एक कहानी जी रहा है, एक ऐसी कहानी जो हमने अपने बचपन, अपने अनुभवों और अपने दर्द से खुद ही बना ली है। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, क्या वो कहानी आज भी सच है या बस दोहराई जा रही है बिना सोचे समझे? किताब कहती है, योर बिलीव्स आर नॉट फैक्ट्स, दे आर स्टोरीज you've told yourself again and again। मतलब ये कि हम जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं, और जो महसूस करते हैं वही जीते हैं। अगर आपकी कहानी ये है कि मैं तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो आपका माइंड उसी रास्ते को चुनेगा जहां फेलियर मिलेगा। रिवायरिंग का मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड में लिखी पुरानी स्क्रिप्ट्स को बदलना। जैसे एक कंप्यूटर की पुरानी प्रोग्रामिंग को डिलीट करके नया बेहतर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। लेकिन कैसे? एक पहचानिए कि आपकी पुरानी कहानी क्या है। क्या आप बार बार यही सोचते हैं कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, मैं प्यार के लायक नहीं हूं? ये सब संकेत हैं कि आपकी पुरानी कहानी आपके माइंड में अब भी एक्टिव है। दूसरा पूछिए, क्या यह सच है या कंडीशनिंग है? बुक कहती है कि ज्यादातर लिमिटिंग बिलीफ्स कंडीशनिंग होती है, रियलिटी नहीं। आपको जो कहा गया
जो महसूस कराया गया वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है। तीसरी नई कहानी लिखिए खुद के बारे में। अपने अंदर ये विश्वास पैदा कीजिए कि मैं हीलिंग के लायक हूं, मैं सफलता का पात्र हूं, मेरा अतीत मुझे डिफाइन नहीं करता। किताब में कहा गया है, यू कैन बी द नैरेटर नाउ, यू कैन रीराइट इट ऑल। अब आप कहानी के शिकार नहीं हैं, आप कहानी के लेखक बन चुके हैं, क्योंकि आपकी कहानी ही आपकी आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी ही वो फिल्टर है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। जब आप आइडेंटिटी बदलते हैं तो आप सिर्फ अपने विचार नहीं, पूरी जिंदगी बदल देते हैं। एफर्मेशंस, रोज खुद से बोलिए वो जो आप बनना चाहते हैं। मैं सुरक्षित हूं, मैं सक्षम हूं, मैं खुद को माफ करता हूं। विजुअलाइजेशन, खुद को उस जिंदगी में देखें जो आप जीना चाहते हैं, जैसे वो ऑलरेडी आपकी है। ऑब्जर्व योर थॉट्स, हर बार जब नेगेटिव थॉट आए उसे जेंटली कहिए, थैंक यू फॉर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी बट आई चूज अ न्यू स्टोरी नाउ। आपका अतीत पत्थर की दीवार नहीं है, वो रेत की लकीर है जिसे आप हर दिन मिटाकर नई लकीर खींच सकते हैं। कहानी आपने लिखी थी और अब वक्त है उसे दोबारा लिखने का। इस बार बिना डर के, बिना डाउट के, बस सच्चे प्यार और क्लैरिटी के साथ। जैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कोई अदृश्य रस्सी आपको पीछे खींच रही है। वो रस्सी है अतीत की पकड़। किताब कहती है, यू कैनॉट बिकम हु यू वॉन्ट टू बी वाइल क्लिंगिंग टू वॉट यू यूज टू बी। मतलब जब तक आप पुराने वर्जन्स को पकड़कर बैठे रहेंगे, नया जीवन आपकी ओर कैसे आएगा। हम क्यों पकड़ कर रखते हैं अतीत को? क्योंकि वो जाना पहचाना लगता है, क्योंकि कभी वो हमारा कंफर्ट जोन था, क्योंकि दर्द भी कभी कभी आइडेंटिटी बन जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है, वो दर्द जिसे आपने सीने से लगा रखा है अब शायद आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। किताब बताती है कि हमारे भीतर कई ऐसे जख्म होते हैं जो हमने कभी पूरी तरह से महसूस नहीं किए। हमने उन्हें दबा दिया, इग्नोर कर दिया, लेकिन वो हमारी सबकॉन्शियस में एक्टिव रहते हैं। इफ यू डू नॉट एड्रेस योर पास्ट विल एड्रेस यू ओवर एंड ओवर अगेन। जब तक आप उन्हें देखेंगे नहीं, वो बार बार आपके सामने किसी और शक्ल में आते रहेंगे, जैसे कोई टॉक्सिक पैटर्न, कोई रिपीटेड मिस्टेक या कोई डीप इनसिक्योरिटी। फील टू हील। सबसे पहले महसूस करें, जो भी इमोशंस हैं उन्हें आने दें। रोना है तो रो लीजिए, डर है तो उसे स्वीकारिए, सप्रेस मत कीजिए, प्रोसेस कीजिए। राइट एंड बर्न एक्सरसाइज। किताब एक पावरफुल मेथड बताती है। अपने पास्ट पेन को एक पेपर पर लिखिए, हर वो बात जो आपको आज भी चुभती है, फिर उस पेपर को जला दीजिए सावधानी से। यह सिंबॉलिक एक्ट होता है लेटिंग गो का। जैसे आप कह रहे हो, मैं अब इस दर्द का भार नहीं उठाना चाहता। फॉरगिवनेस, खुद से और दूसरों से। माफ करना मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो ठीक था। माफ करना मतलब है, अब मैं उस दर्द को अपना घर नहीं बनने दूंगा। यू फॉरगिव टू फ्री योरसेल्फ। किताब कहती है, जो आप सबसे ज्यादा पकड़ कर रखते हैं वही सबसे ज्यादा आपकी टुडे की शांति को चुराता है। अतीत को छोड़ना मतलब खाली होना नहीं है, बल्कि खुद को न्यू स्पेस देना है, जहां हीलिंग, ग्रोथ और पीस अपना घर बना सके। हर उस मेमोरी को छोड़ दीजिए जो अब आपको सर्व नहीं करती। आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो टूट गया हो, आप एक सोल हैं जो इवॉल्व कर रही है। जो हुआ वो आपके साथ हुआ, लेकिन वो आप नहीं हैं। अब वक्त है उस पहाड़ से उतरने का जो आपने खुद के लिए बनाया था, क्योंकि शायद अब वो पहाड़ आप नहीं हैं। जैसे जैसे हम अध्याय में उतरते हैं, हमें यह एहसास होता है कि असली बदलाव सिर्फ बाहरी आदतों से नहीं आता, बल्कि हमारी सोच के गहरे तहखानों से आता है, जहां काम करता है सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन। आपकी जिंदगी का 90% हिस्सा ऐसे विचारों और विश्वासों से चल रहा है जिन्हें आपने कभी सीधे चुना भी नहीं। वो हैं आपके सबकॉन्शियस बिलीव्स। आपके अंदर जो गहराई में प्रोग्रामिंग है, वही आपकी भावनाएं, निर्णय और भविष्य तय करती है। और सबसे खास बात, इन्हें बदला जा सकता है। सबकॉन्शियस माइंड आपकी मेमोरी और बिलीव्स की वो स्टोरेज है जिसमें आपने बचपन से लेकर आज तक की हर बात, हर डर, हर अनुभव चुपचाप जमा किया है। जब आप कहते हैं मुझसे ये नहीं होगा, मैं काबिल नहीं हूं, तो ये आपकी कॉन्शियस थॉट नहीं बल्कि सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बोल रही होती है। योर सबकॉन्शियस इज लाइक फर्टाइल सॉइल, व्हाटएवर यू प्लांट इन इट विल ग्रो। यानी जो भी विचार आप बार बार दोहराते हो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। नेगेटिव बिलीव्स कैसे बनते हैं? किसी बचपन के एक्सपीरियंस से, किसी रिजेक्शन या फेलियर से। किसी ने कह दिया तुम कुछ नहीं कर सकते, और हमने मान लिया। किताब कहती है, Many people are not held back by reality. They are held back by the story they keep telling themselves.
कैसे बदलें अपनी गहराई की सोच? 1. अवेयरनेस। पहचानिए अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को। जैसे, मुझे प्यार नहीं मिल सकता, मैं पैसे के काबिल नहीं हूं, मैं हमेशा अकेला ही रहूंगा। पहचान लीजिए कौन कौन सी बातें हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं। वो असलियत नहीं है, वो सिर्फ प्रोग्रामिंग है। दूसरी, अफर्मेशंस। बार बार नया बिलीफ दोहराइए। हर रोज अपने आप से कहिए, मैं पूरी तरह काबिल हूं, मैं प्यार पाने योग्य हूं, मेरी कहानी यहां से बदल सकती है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंसी के साथ की गई मेंटल रेपिटेशन है जो आपकी पुरानी वायरिंग को नया आकार देती है। तीसरी, विजुअलाइजेशन। अपने आप को उस वर्जन में देखिए जो आप बनना चाहते हैं। आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, आप कॉन्फिडेंट हैं, खुश हैं, फुलफिलिंग लाइफ जी रहे हैं। द ब्रेन डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड विविडली इमेजिन्ड एक्सपीरियंसेस। इसलिए बार बार विजुअलाइज करना आपकी सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाता है कि बदलाव मुमकिन है। चौथा, एक्ट एज इफ। जैसा बनना है वैसा पेश आइए। अगर आप फियरलेस बनना चाहते हैं तो छोटे छोटे कदम लीजिए, जैसे कोई फियरलेस व्यक्ति लेता। आपका एक्शन आपकी आइडेंटिटी को शेप देता है, क्योंकि अगर आप अपनी इंटरनल प्रोग्रामिंग नहीं बदलते तो आप हमेशा बाहर के हालात को ही दोष देते रहेंगे। द माउंटेन इजंट इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स इनसाइड यू, इन द बिलीव्स यू कैरी एंड द स्टोरीज यू रिपीट। हमारा सबकॉन्शियस हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे बड़ा एलाय बन सकता है अगर हम उसे सही तरीके से प्रोग्राम करें। अपने सबकॉन्शियस को एक बीज की तरह समझिए, जो भी आप उसमें बोएंगे वही आपकी जिंदगी में उगेगा। इसलिए अब डर, शक और सेल्फ डाउट का बीज मत डालिए। अब वक्त है आशा, विश्वास और नए संभावनाओं का बीज बोने का। आप वो नहीं हैं जो आपके साथ हुआ, आप वो हैं जो आप दोहराते हैं अपने भीतर हर रोज। आत्म प्रभुता, सेल्फ मास्टरी, एक ऐसी मंजिल जो बाहर नहीं अंदर मिलती है। ये कोई एक मोड़ नहीं, बल्कि वो रास्ता है जहां हर दिन हम अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ते हैं और अपने नए सच्चे रूप को अपनाते हैं। लेकिन सवाल ये है, सेल्फ मास्टरी का रास्ता कैसे शुरू होता है? किताब कहती है, सेल्फ मास्टरी इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग अवेयर। यानी कि आत्म प्रभुता का मतलब ये नहीं कि आप कभी गलती ना करें, बल्कि ये है कि आप अपनी भावनाओं, आदतों और विचारों के प्रति सजग हो जाएं। ये वो स्थिति है जहां आप अपने डर के पीछे नहीं भागते, बल्कि उसे समझते हैं। जहां आप प्रतिक्रियात्मक नहीं, जिम्मेदार बनते हैं, क्योंकि बिना मास्टरी के हम सिर्फ परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं। कोई कुछ कहे, हम टूट जाते हैं। कोई हालात बदल जाए, हम गुस्से में आ जाते हैं। कोई लक्ष्य पूरा ना हो, हम खुद को ही दोष देने लगते हैं। सेल्फ मास्टरी हमें खुद की कमान सौंपता है। रेडिकल सेल्फ ऑनेस्टी, निर्दयी ईमानदारी। खुद से पूछिए, क्या मैं वही इंसान हूं जो मैं बनना चाहता हूं? क्या मेरी आदतें मेरी जिंदगी की दिशा तय कर रही हैं? हीलिंग बिगिंस द मोमेंट यू टेल योरसेल्फ द ट्रूथ। सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन। डिसिप्लिन बंधन नहीं है, यह आजादी का रास्ता है। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर वर्जन बनने के लिए अपनी कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं, तब आप अपने ऊपर नियंत्रण पाते हैं। द पर्सन यू वॉन्ट टू बी इज ऑलरेडी इनसाइड यू, यू जस्ट नीड टू शो अप फॉर देम एवरी डे। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। सेल्फ मास्टरी का असली रूप तब आता है जब आप दूसरों को दोष देना छोड़कर खुद की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। आप समझते हैं कि आपके हालात आपकी सोच से बनते हैं और उन्हें बदलने की ताकत सिर्फ आपके पास है। पेशेंस, धैर्य। सेल्फ मास्टरी कोई क्विक फिक्स नहीं, ये एक लंबी यात्रा है। कभी कभी ये थकाएगी, कभी ये आपको ठहरने के लिए मजबूर करेगी, लेकिन हर दिन ये आपको गहराई से मजबूत और आजाद बनाएगी। सेल्फ मास्टरी मीन्स जब आप किसी नकारात्मक स्थिति में भी शांति बनाए रखते हैं, जब आप जानबूझकर विकास चुनते हैं न कि आदत, जब आप अपने पुराने दर्द से सीखते हैं, उससे भागते नहीं, जब आप बाहर की वैलिडेशन की जगह अंदर की सच्चाई से जुड़ते हैं। द माउंटेन इजंट समथिंग यू क्लाइम वंस, इट्स समथिंग यू लिव विद एवरी डे। सेल्फ मास्टरी का रास्ता आपको उस वर्जन तक ले जाता है जो आप हमेशा से बनना चाहते थे, शांत, सशक्त और पूर्ण। अब तक हमने जाना कि पहाड़ यानी
आपके अंदर की बाधाएं क्या हैं। हमने देखा कि कैसे सेल्फ सबॉटेज, ट्रिगर्स और पुरानी कहानियां हमें रोकती हैं। लेकिन अब वक्त है नया भविष्य बनाने का। वो भविष्य जो डर से नहीं, विश्वास से बना हो, जो आदतों से नहीं, चेतना से बना हो। किताब कहती है, योर न्यू लाइफ विल कॉस्ट यू योर ओल्ड वन। आपका नया जीवन आपसे आपका पुराना मैं मांगेगा। मतलब साफ है, अगर आप वही सोचते रहेंगे, वही करते रहेंगे, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। नया भविष्य सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो पुरानी पहचान, पुरानी आदतें और पुराने डर को पीछे छोड़ते हैं। क्या बदलना होगा? आपकी डेली चॉइसेस। हर दिन आप जो सोचते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वही आपके भविष्य की नींव रखता है। माइक्रो चॉइसेस क्रिएट मैक्रो चेंजेस। हर छोटी सी चॉइस एक ब्रिक है उस नई जिंदगी की इमारत में जिसे आप बनाना चाहते हैं। आपकी आइडेंटिटी। अगर आप खुद को अब भी वही समझते हैं जो आप थे, कमजोर, डरपोक, अतीत से बंधे हुए, तो आप कभी नया भविष्य नहीं बना सकते। आपको खुद को फिर से परिभाषित करना होगा। डोंट जस्ट एक्ट लाइक द पर्सन यू वांट टू बिकम, बिलीव यू ऑलरेडी आर। आपका एनवायरनमेंट, आपके आसपास का माहौल, लोग, आदतें, बातें, सब मिलकर आपको गढ़ते हैं। किताब कहती है, अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो अपने एनवायरनमेंट को भी उस बदलाव के लिए तैयार करें। फ्यूचर कैसे बनाया जाता है? अपने अंदर की आवाज़ को सुनकर, उन चीज़ों को चुनकर जो ग्रोथ देती हैं, कंफर्ट नहीं, पुरानी स्क्रिप्ट को रीराइट करके, खुद के लिए एक मजबूत विजन बनाकर। द फ्यूचर इजंट समथिंग यू फाइंड, इट्स समथिंग यू बिल्ड। आपका भविष्य कहीं बाहर नहीं छिपा है, वो आपके भीतर लिखा जा रहा है। हर सोच, हर फैसले, हर सुबह के साथ। जिस दिन आप मान लेते हैं कि आप बदले जा सकते हैं, उसी दिन आपका भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। सफलता हर किसी का सपना होती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो हमारे पास आती है, हम में से कई लोग उसे खुद ही तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि सफलता के साथ साथ आता है डर। डर कि मैं इसे डिजर्व नहीं करता, डर कि ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, डर कि अगर मैंने ये खो दिया तो क्या होगा। और यहीं से शुरू होता है सेल्फ सैबोटाज। ये तब होता है जब आप खुद अपनी तरक्की के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। कभी आप काम को टालते हैं, कभी अपनी वर्थ को क्वेश्चन करते हैं, कभी खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं, तो कभी ये सोचते हैं कि लोग आपको जज करेंगे। असल में आप खुद को वहां देखने के आदी नहीं हैं जहां आप पहुंच चुके हैं। आपका नर्वस सिस्टम, आपकी सबकॉन्शियस माइंड उस सफलता के लायक महसूस ही नहीं करती। वी डू नॉट सैबोटाज आवरसेल्व्स बिकॉज वी आर ब्रोकन, वी सैबोटाज आवरसेल्व्स बिकॉज वी आर अफ्रेड। हम खुद को इसलिए नहीं रोकते क्योंकि हम कमजोर हैं, हम खुद को इसलिए रोकते हैं क्योंकि हम डरे हुए हैं। सफलता के साथ क्यों आता है डर? न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। सफलता आपको नए लेवल पर पहुंचा देती है जहां हर फैसला बड़ा होता है, और जब हम उस जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार नहीं होते, हम भागने लगते हैं। फियर ऑफ बीइंग सीन। जब आप सफल होते हैं तो लोग आपको देखने लगते हैं, और अगर आपकी पहचान हमेशा एक शांत, इनसिक्योर इंसान की रही है, तो सबकी नजरों में आना अनकंफर्टेबल लगता है। फियर ऑफ लूजिंग इट। अगर ये सब कुछ एक दिन चला गया तो? ये सवाल अंदर ही अंदर आपकी स्टेबिलिटी को हिला देता है। समाधान क्या है? अवेयरनेस। सबसे पहले ये समझें कि ये डर नॉर्मल है। सेल्फ सैबोटाज कोई परमानेंट बीमारी नहीं, ये बस एक पैटर्न है जिसे बदला जा सकता है। नॉर्मलाइज सक्सेस। अपने दिमाग को यह सिखाइए कि सफलता कोई खतरा नहीं है। आप जितना खुद को इसकी आदत डालेंगे, उतना ही आपका नर्वस सिस्टम इसे स्वीकार करेगा। शैडो वर्क। अपने अंदर के उस हिस्से से बात करें जो डरा हुआ है, उसे समझाएं, वैलिडेट करें और धीरे धीरे उसे हील करें। एक्ट एज इफ। किताब कहती है, स्टार्ट एक्टिंग लाइक द पर्सन हु हैज ऑलरेडी सक्सीडेड। यानी अपने आप को उस वर्जन की तरह ट्रीट कीजिए जो आप बनना चाहते हैं। सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये एक मानसिक स्थिति है। अगर आप खुद को उस लायक नहीं समझते तो चाहे जितना हासिल कर लें, आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि मैं इस सब का हकदार हूं, उसी दिन सेल्फ सैबोटाज की दीवारें टूट जाती हैं। कभी कभी जिंदगी में हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी लग रहा होता है कि हम कहीं नहीं बढ़ रहे। ना प्रोग्रेस दिखती है, ना मोटिवेशन महसूस होती है, और ना ही क्लैरिटी मिलती है। ऐसे समय में मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर क्या कमी है? मैं क्यों बेहतर नहीं हो पा रहा हूं? किताब कहती है, जब आप बदलाव की जर्नी पर निकलते हो तो शुरुआत में आपको बहुत उत्साह होता है। आप नए गोल्स बनाते हैं,
हैबिट्स बदलते हैं और मोटिवेट रहते हैं। लेकिन एक समय आता है जहां आप स्टक महसूस करते हैं, जैसे कोई इनविजिबल दीवार हो जो प्रोग्रेस और पीस दोनों के बीच खड़ी है। इस पड़ाव पर अक्सर लोग खुद को कोसने लगते हैं, शायद मुझ में काबिलियत ही नहीं है, शायद मैं कभी नहीं बदल पाऊंगा। लेकिन सच ये है कि आप बदल रहे होते हैं, बस वो बदलाव भीतर चल रहा होता है। आपके विचार, आपकी पहचान, आपकी परसेप्शन धीरे धीरे रूप ले रही होती है और ये प्रक्रिया बाहर से दिखाई नहीं देती। किताब कहती है, फीलिंग स्टक इज नॉट द एंड, इट इज द मोमेंट जस्ट बिफोर योर नेक्स्ट ब्रेक थ्रू। जैसे नदी के शांत पानी के नीचे भी गहराई होती है, वैसे ही आपके अंदर भी एक मूवमेंट चल रही होती है जो सरफेस पर अभी नहीं दिख रही। क्या करें जब आप बेहतर नहीं महसूस कर रहे हो? पॉज एंड रिफ्लेक्ट। क्या आपने खुद पर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लिए हैं? क्या आपने छोटे सुधारों को नोटिस करना बंद कर दिया है? चेंज द इनपुट। आपका एनवायरनमेंट, आपकी एनर्जी और आपकी इमोशंस, क्या वो अलाइंड हैं आपके गोल से? रिटर्न टू बेसिक्स। पानी पीना, नींद लेना, चलना, ब्रीदिंग। हीलिंग हमेशा छोटे कदम से होती है। रिलीज द प्रेशर। खुद से कहिए, इट्स ओके टू रेस्ट, आई एम नॉट बिहाइंड, आई एम जस्ट इन अ फेज ऑफ इंटीग्रेशन। बुक का एक पावरफुल पॉइंट ये भी है कि हीलिंग और सेल्फ ग्रोथ कभी सीधी रेखा में नहीं चलती, ये स्पिरल में होती है। आप बार बार उन्हीं मुद्दों के पास लौटते हैं, लेकिन हर बार एक नए लेवल पर। हर बार आप थोड़ा और गहराई से समझते हैं, थोड़ा और खुद से जुड़ते हैं। यू आर नॉट मेंट टू बी कॉन्स्टेंटली इन ब्लूम, समटाइम्स यू आर मेंट टू रेस्ट, टू रूट, टू हील बीनीथ द सर्फेस। तो अगर आज आप बेहतर नहीं महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप भीतर से बदल रहे हैं, एक ऐसे स्तर पर जहां असली हीलिंग होती है। आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ा विरोध, सबसे बड़ा डर आपके अंदर ही है। वो डाउट्स जो आपको रोकते हैं, वो पैटर्न्स जो बार बार दोहराते हो, वो बिलीफ्स जो खुद को छोटा महसूस कराते हैं, वही पहाड़ है। आपका आत्मसंदेह, आपकी आदतें, आपकी डर, यही हैं वो शिखर जिन्हें आपको पार करना है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमें किसी और से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें दुनिया को बदलने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने भीतर के पहाड़ को पहचानना है और उसे पार करना है। यू आर नॉट हियर टू कॉन्कर द वर्ल्ड, यू आर हियर टू कॉन्कर योर सेल्फ। किताब कहती है, आप तभी शांति पाएंगे जब आप खुद से सच बोलना शुरू करेंगे। क्या आप अपने कंफर्ट जोन में फंसे हैं? क्या आप पेन को अवॉइड कर रहे हैं? क्या आप ग्रोथ से डरते हैं? सवाल मुश्किल है लेकिन ज़रूरी भी, क्योंकि इन्हीं के जवाबों में छुपा है आपका पहाड़। हर इंसान का पहाड़ अलग होता है। किसी के लिए वो ट्रॉमा है, किसी के लिए गिल्ट, किसी के लिए फेलियर का डर, तो किसी के लिए लैक ऑफ पर्पस। लेकिन जिस दिन आप अपना पहाड़ पहचान लेते हैं, उसी दिन आपकी यात्रा शुरू होती है। ये किताब कहती है, द माउंटेन वॉज नेवर इन द वे, द माउंटेन इज द वे। आप ही पहाड़ हैं, आप ही रास्ता हैं, आप ही पर्वतारोही हैं और आप ही शिखर भी। जब आप अपने पहाड़ को पार कर लेते हैं, आप खुद के सच्चे रूप से मिलते हैं। वो आप जो निर्भीक है, वो आप जो शक्तिशाली है, वो आप जो पूरी दुनिया को रोशनी दे सकता है। द माउंटेन इज यू। मतलब यही है, जब आप खुद को पार कर लेते हैं तभी आप सच में खुद बनते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह समरी पसंद आई होगी और अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।